हिंदुत्व बड़े एजेंडे होंगे, दो हमारे विशेषज्ञों को ऐसा लगता है कि ये होंगे। आपके हिसाब से क्या बड़ी थीम होगी जो 2024 में प्ले करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि दो चीजें। एक तो कि 24 के नतीजे जो है प्रधानमंत्री मोदी खुद घोषित कर चुके हैं 2 बार, और इस पर ये है कि फिर भी चुनाव कब होंगे इसके ऊपर भी बहुत सारे मुद्दे निर्भर करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत तो हम सब लोगों के बीच कॉमन ही होगा, लेकिन ये है कि देखिए, ये है कि एक विपक्ष जो है वो धन और सत्ता के ध्रुवीकरण का एक मुद्दा बना भी रहा है और बनाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जब भारत के विकास, सुपर पावर इंडिया का मुद्दा बना रहे हैं, पिछले साल से ही बना रहे हैं, तो इस तरफ से जो मुद्दा बन के आ रहा है, बनाया जा रहा है, वो महंगाई, बेरोजगारी और 80 करोड़ भारतीयों के आम जीवन का जो मुद्दा है, वो जो कि वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में क्यों देना पड़ रहा है, उनकी माली हालत क्या है। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा है कि जो हमने ये देखा है कि अगर लीडर वाली बात तो हम सब लोगों के बीच कॉमन है। अब ये एक है कि एक बहुसंख्यक बनाम आप कह सकते हैं कि बहुलवादी भारत। मैं बहुत क्रेडिट देता हूं राहुल गांधी को कि चाहे उसकी गूंज भले कमजोर हो, ये भी पता नहीं है कि कितना कमजोर है, कि जो आइडिया ऑफ इंडिया का वो एक आइडियोलॉजी लेके आए, जो चल के दिखाया, तो भले कुछ हो, कम से कम चलिए एक आइडियोलॉजिकल प्लैंक पर देश में अगर कोई चीज इस तरफ या उस तरफ खड़ी होती है, मजबूती से खड़ी होती है, दोनों अपने आइडिया के लिए लड़ते हैं, तो मैं इसको एक बड़ा मुद्दा मानता हूं और अच्छी बात मानता हूं। जहां तक परिवारवाद की बात है, तो परिवारवाद में तो विभिन्न तरह से ये प्ले अप होगा, है कि नहीं। अब अभी आप लोगों ने देखा था कि क्या संसद में कहा गया था मोदी जी के बारे में और अमित शाह जी के बारे में, तो वो एक तरह का तरीका है कि इसी ढंग से प्ले होगा। और प्रधानमंत्री मोदी खूब परिवारवाद को तो उछालेंगे, और ये क्या कहते हैं, वो करप्शन को भी उछाल रहे हैं, बहुत तगड़े ढंग से उछाल रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें उनको बहुत सफाई देनी पड़ी, क्योंकि उनकी पार्टी या उनके गठबंधन में भी ये दोनों चीजें ऐसी नहीं है कि जो नहीं है मतलब है, तो वो है। लेकिन जो तुष्टीकरण का सवाल, उसी में वो घूम फिर के पोलराइजेशन आ जाता है, हिंदुत्व आ जाता है, मंदिर आ जाता है, तो वो एक बात है। दूसरे तरफ हम लोगों ने अभी हाल में देखा है, तो सतीश जी एक सेकंड, ये जो आप कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद वाला मामला, ये तो उसी तुष्टीकरण की बिग थीम के अंदर फिट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये इसमें दिक्कत क्या है कि ये तुष्टीकरण का, जो बहुसंख्यक तुष्टीकरण का, पोलराइजेशन का आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती हैं, लेकिन उनमें ये हिम्मत शायद मेरे ख्याल से नहीं है कि वो इसका एकदम तगड़े ढंग से, उस ढंग से विरोध करेंगे। कि सबको वो लगता है कि भाई हिंदू सेंटिमेंट्स को अब नए माहौल में उसको दुखाना, उसको इग्नोर करना अब संभव नहीं है। तो वो उसका काट, जो एक हिंदू सोशल ऑर्डर में वो जो हम मंडल की पॉलिटिक्स जानते हैं, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स जानते हैं, कास्ट सेंसस की पॉलिसी, जाति जनगणना वाला मामला जी, तो अब वही है, दोनों तरफ से इस ढंग से प्ले अप होगा। कौन हिट करेगा, अभी तो मैं कहूंगा अगर आप हमसे पूछे नहीं भी तो भी मैं कहूंगा कि जो अभी भी मैं कहता हूं कि बीजेपी, मोदी जी, अब तो बीजेपी मतलब मोदी जी है इस वक्त, तो उनका पलड़ा भारी है। हाँ, ये तो अभी मैं आज ही देख रहा था कि दो चैनलों के अलग अलग सर्वे आए हैं और उसमें एनडीए प्लस को 300 से ज़्यादा सीटें बहुत कंफर्टेबली मिल रही, और जहाँ जहाँ उनकी पीक हो रही थी वहाँ घटा के भी, बंगाल में घटा लिया, यूपी में थोड़ा कर लिया ट्वीकिंग, तो उस सब के बावजूद अभी भी एनडीए बहुत भारी बहुमत से बन रहा है। अभय दुबे जी,
कई सारे मुद्दे डिस्कस हुए, आपके भी मन में होगा, मैं वो आपसे जानना चाहता हूं। मैं दो चीजें इसमें रखना चाहता हूं। एक ये कि जो अभी सतीश जी ने कहा, करप्शन वाले मामले में इनको भी सफाई देनी पड़ेगी बीजेपी को, अगर ये इस मुद्दे को उठाती है। तो ऐसा प्रयोग वो बंगाल और असम में बहुत पहले कर चुके हैं, जिनके ऊपर आरोप अभी भी आप लोग लगाते हैं, ये लगता है। तो ये महाराष्ट्र वाला जो प्रयोग कर रहे हैं वो लोग, वो कैसे नहीं डिफेंड हो पाएगा, एक। और दूसरा कि आप अभी हाल ही के उत्तर प्रदेश के चुनाव याद करिए, बहुत सारे उसमें मुद्दे थे कि वो लाशें तैर रही थी, कोरोना में मैनेज नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अंत में चला क्या? लॉ एंड ऑर्डर। सिर्फ एक मुद्दा था जिस पर यूपी में 2 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं, कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को एकदम टाइट कर दिया यूपी में, योगी जी ने, और चुनाव जीत रहे हैं वो। तो ऐसी कोई सेंट्रल थीम आप बनती हुई देख रहे हैं क्या सेंटर की तरफ से, मोदी जी की तरफ से? देखिए, आपने तो बहुत मुश्किल सब, मेरे ख्याल से तो आपने सवाल पूछा है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव न्यूनतम कम से कम 8 महीने दूर है, और अभी तो चीजें कुछ कुछ बननी शुरू भी नहीं हुई है ठीक से, मतलब जो है। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो हम भी अपना दिमाग उसमें खपाएंगे थोड़ा सा, और बाकी साथी तो खपा ही रहे हैं उसके अंदर अपना दिमाग। तो मेरा मानना यह है कि 2014 में और 2019 में मोदी जी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा था, अगर उसको हम एक पैटर्न माने तो मुझे लगता है कि मोदी जी हिंदुत्व के किसी मुद्दे पर, हिंदुत्व से संबंधित किसी सांप्रदायिक मुद्दे पर चुनाव लड़ने के पक्षधर नहीं है। वो ये तो चाहते हैं कि माहौल हिंदुत्व का बना रहे, वो तो ये तो चाहते हैं कि एक अंतरधारा बनी रहे, मतलब वो तो ये तो चाहते हैं कि पूरा जो राजनीतिक विमर्श है वो इस तरीके से इस तरफ झुका रहे कि कोई इस चीज के खिलाफ जंग कर खड़ा ना हो सके। लेकिन खुद वो हिंदुत्व के मुद्दे को केंद्रीय मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने के पक्षधर नहीं है। ना उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था इस तरह से, और न ही उन्होंने 2019 में इस तरीके से चुनाव लड़ा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता देंगे या इस प्रकार के किसी चीज को प्रमुखता देंगे। तुष्टीकरण की जो चीज है वो बिल्कुल वो है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो कई चीजों में से एक है। वैसे ही आप बताया कि वो नंबर 1 पे नहीं है, वो 3 चीजों में से एक है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मोदी जी की पूरी कोशिश ये होगी कि वो जनता के पास एक संदेश लेके जाएं कि इस देश को महानता की ऊंचाइयों पर मैं ही पहुंचा सकता हूं। उन्होंने जो 15 अगस्त को अपना भाषण दिया है और उससे पहले लोकसभा में एक लंबा भाषण दिया, अगर आप इन दोनों को जोड़ के पढ़ें तो आप पाएंगे वो कह ही रहे हैं कि 1000 साल की गुलामी के बाद ये देश दरअसल मेरे जैसे ही नेता की प्रतीक्षा कर रहा था। अब 1000 साल लंबा भविष्य हमारे सामने है, जिसकी बुनियाद नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति स्थापित कर रहा है। तो देश मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं अब आ गया हूं इस देश के भविष्य को बनाने के लिए। अभी रामकृपाल जी ने मेरे साथ एक दूसरे चैनल पे 1-2 दिन पहले एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हर नेता का ये हथकंडा होता है कि वो अतीत की बात करता है, वो भविष्य की बात करता है, लेकिन वो वर्तमान की बात करने से कतराता है क्योंकि वहां पे वो पकड़ा जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी ये कभी नहीं बताते आपको कि भाई हम तो 10 साल से सत्ता में है, लेकिन हम भ्रष्टाचार के मुद्दे से क्यों नहीं निपट पाए। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है सत्ता में। भाई आप भ्रष्टाचार के मुद्दे से क्यों, परिवारवाद तो दूसरी पार्टियां चला सकती हैं, आप उनको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप तो सरकार में थे और देश के अधिकतम राज्यों में सरकार में थे, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे से आप निपटना चाहिए। इसकी पहले सफाई देनी चाहिए सब लोगों को कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटने में क्यों नाकाम रहे, ये क्यों हम आज 10 साल सत्ता में आने के बाद इसको हम केंद्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं। बहरहाल ये बात रही। तो ये जो मोदी जी की यही कोशिश होगी कि वो अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करें जो अतीत से बिल्कुल अलग है और अतीत की समस्याओं का समाहार करते हुए एक उज्जवल भविष्य भारत का देगा, भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। ये उनकी शैली है, जो व्यक्तिगत शैली है। इंदिरा गांधी की भी इस तरह की शैली थी, मोदी जी की और भी उससे आगे बढ़ के शैली है। कम से कम अभी तक मेरी समझ में यही आता है कि मोदी जी अपनी शख्सियत पर, अपने नेतृत्व पर हम सबसे ज्यादा काबिल हैं। जो अभी शेखर जी ने बात कही ना कि नेता कौन सा होगा, दूसरी ये बात आपने कहा कि भाई वो ये सब होता रहता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तमाम सारे आरोप लगते हैं, और महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसका कैसे बचाव होगा, इसके पीछे भी मोदी जी का वही आग्रह है कि लोग मेरी बात पे यकीन करते हैं। मोदी जी का मानना है कि मैं जो कहता हूं उस पर लोग यकीन करते हैं, दूसरे जो कहते हैं उन पर लोग यकीन नहीं करते। मैं उन्हें सब्सिडी देता हूं, उन्हें वो सब्सिडी महत्वपूर्ण लगती है, दूसरा सब्सिडी देता है वो उनको महत्वपूर्ण नहीं लगती है। तो इस यकीन के आधार पे
वो अपनी पूरी बात कह रहे हैं और यही संदेश लेके वो जनता के सामने जाएंगे। अबे जी, एक